So hello everyone, welcome to my channel Rudy's the Legal World. So now we had done the investment in an AIF in an earlier video and we are doing the tenure. Tenure क्या होगा प्राइवेट प्लीज tenure क्या होगा AIF का. तो कैटेगरी 1 and 2 एंड कैटेगरी 3, कैटेगरी 1 and 2 गो सिमिलर एंड कैटेगरी 3 अलग ही जाता है. टाइप क्या होगा इसका, तो कैटेगरी 1 and 2 का क्लोज एंडेड होगा. यहाँ पे ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड दोनों भी यूनिट्स हो सकते हैं. मिनिमम टेन्योर यहाँ पे 3 years है, यहाँ पे कोई भी मिनिमम टेन्योर नहीं है. एक्सटेंशन ओनली विद दी मतलब 2 years का आप मिनिमम एक्सटेंशन मैक्सिमम एक्सटेंशन ले सकते हो फॉर क्लोज एंडेड. यहाँ पे भी 2 years का मैक्सिमम एक्सटेंशन आप ले सकते हो फॉर क्लोज एंडेड. लेकिन उसके लिए लगेगा ओनली विद द अप्रूवल ऑफ 2/3 इन वैल्यू ऑफ यूनिट होल्डर बाय वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट. मतलब 2/3 इन वैल्यू ऑफ यूनिट होल्डर्स का अगर आप अप्रूवल ले लेते हो तो फिर आप ये एक्सटेंशन कर सकते हो. ये था टेन्योर. फिर है however large value of A credited investor may extend its tenure beyond 2 years भी वो लोग कर सकते हैं जो large A credited investor होंगे, सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट. जितना कॉन्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट वो लोग करने वाले हैं तो उस हिसाब से वो लोग कर सकते हैं, या फिर अदर कंडीशन जो सभी बताएगा. तो बेसिकली ये लार्ज इन्वेस्टर्स के लिए है. जो एक क्रेडिटर इन्वेस्टर है उसको 2 साल से ज़्यादा का भी अगर उसको एक्सटेंड करना है, उसका एक्सटेंशन करना है उसके टेन्योर में, तो वो कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट क्या होगा और सभी क्या कंडीशन देगी उस हिसाब से वो कर सकता है. फिर इन्वेस्टमेंट इन AIF है, तो मैनेजर ऑफ AIF शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्ट. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैनेजर ऑफ AIF शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट है ना यहाँ. तो मैनेजर ऑफ AIF मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्या इन्वेस्टमेंट के लिए. तो यहाँ पे क्लियरली बोला है दैट इफ एवरी इन्वेस्टर्स इज इंसल्टिंग इफ एवरी इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग 70 crore ईच, मतलब हर इन्वेस्टर एटलीस्ट अगर 70 crore ईच इन्वेस्ट कर रहा है and all investors are ready to waive the responsibility of investor of AIF आएगा, यहाँ पे मैनेजर आएगा. तो मैनेजर shall be waived from the obligation. तो इसमें 3 क्राइटेरिया थे कि भाई सब इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करें 70 crore ईच. सेकेंड बोला कि इन्वेस्टर्स रेडी है वेव ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, तो मैनेजर शैल बी वेव्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट. तो फिर वो वेव ऑफ हो जाएगा ये पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन. ओके, सो नाउ वी आर डूइंग कंडीशंस ऑफ कैटेगरी 1 AIF. कंडीशंस क्या है कैटेगरी 1 AIF का, कैटेगरी 2 AIF का एंड कैटेगरी 3 AIF का. इनके हम कंडीशंस करने लगे. सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे आ जाते हैं कि जो कैटेगरी 1 AIF है, कैटेगरी 1 AIF जो है वो इन्वेस्ट करेगा इन सब में. तो कौन इन्वेस्ट करेगा, इन इन्वेस्टी कंपनी, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, इन्वेस्टी कंपनी VCU, या फिर SPV, या फिर LLP, या फिर अदर कैटेगरी AIF ऑफ द सेम सब कैटेगरी. इसका मतलब समझा कि कैटेगरी 1 AIF जो है वो इन्वेस्ट किस में कर सकता है, इन्वेस्टी कंपनी में, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में, स्पेशल पर्पस व्हीकल में, LLP में, अदर नहीं, फिर बोल रहा है अदर कैटेगरी 1 AIF ऑफ सम ऑफ सेम सब कैटेगरी की AIF 1 के जो सब कैटेगरी है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है. और बेसिकली इन्वेस्ट भी किस में करता है, स्टार्टअप में, कि हम पढ़ चुके हैं, सेमी सोशल वेंचर, अर्ली स्टेज वेंचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सेक्टर विच गवर्नमेंट बिलीव्स टू बी सोशली एंड इकोनॉमिकली डिजायरेबल. फिर देखा था हमने कैन AIF इन्वेस्ट इन अदर AIF. तो येस, ओनली इन कैटेगरी 1 AIF ऑफ सेम सब कैटेगरी कैन AIF बोरो या फिर एम्प्लॉयड लेवरेज. कि ये जो है कैटेगरी 1 AIF क्या ये बोरो कर सकता है, तो ये बोरो नहीं कर सकता है. लेकिन टेम्प्रेरी फंडिंग अगर रिक्वायरमेंट है तो कैन बोरो फॉर टेम्प्रेरी फंडिंग. उसके लिए भी उसको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी दैट कि जो टेम्प्रेरी फंडिंग के लिए बोरोइंग की है वो 30 days से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए. ये काम काज आप जो कर रहे हो ये 4 बार ही कर सकते हो, 30 days के लिए 4 बार इन अ ईयर. नॉट मोर देन 10% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड. मतलब आप जो बोरोइंग कर रहे हो, आपका जो इन्वेस्टेबल फंड्स है, जो टोटल इन्वेस्टेबल फंड्स है, इन्वेस्टेबल फंड्स किसको बोलते हैं, सारे फंड्स जिसमें से आप AIF का खर्चा निकाल के जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, वो इन्वेस्टेबल फंड्स का आप 10% ही आप बोरो कर सकते हो. देन इंसेंटिव मिलता है क्या कैटेगरी 1 AIF को, तो मिलता है SME फंड, इंफ्रा फंड, VCF, SVF, ये उसका एग्जाम्पल है. तो हमने क्या देखा दैट कैटेगरी 1 AIF जो है वो इन्वेस्ट किस में करेगा, इन्वेस्टी कंपनी में, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में, SPV में, LLP में, अदर कैटेगरी AIF ऑफ सेम सब कैटेगरी. सो फिर है इन्वेस्टमेंट इन एन AIF. तो ऑल कैटेगरी नहीं ये कर चुके हम. सो दिस इज कंडीशंस ऑफ कैटेगरी 1 AIF.
कंडीशंस फॉर कैटेगरी 1AF में सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले हमने ये देखा कि कंडीशंस की कैटेगरी 1AF जो है वो इन्वेस्ट किधर कर सकता है। इफ़ यू सी तो यहाँ पर सेम चीज़ें लिखी हुई है दैट कैटेगरी 1AF शैल इन्वेस्ट इन वही इन्वेस्टिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स, SPV, LLP या फिर यूनिट्स ऑफ अदर AIF ऑफ द सब कैटेगरी। फिर है कि फंड ऑफ कैटेगरी 1AF में इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ कैटेगरी 1, वही मतलब सब कैटेगरी में कर सकता है। However, they shall only invest in such unit and shall not invest in units of other fund of funds further, ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है। कैटेगरी 1AF shall not borrow funds directly, जो हमने देखा, ओके। तो पहले ये इंट्रो देना है, उसके बाद ये अपना कैटेगरी चालू होगा। नाउ द मेन पॉइंट कम्स ओवर हियर, वेंचर कैपिटल फंड के बारे में क्या बोला है देखना, कि वेंचर कैपिटल फंड जो है ना वो इन्वेस्ट कर सकता है, कैन हैज़ टू इन्वेस्ट, लाइक द वेंचर कैपिटल फंड हैज़ टू इन्वेस्ट, उसका जो 2/3 होगा इन्वेस्टेबल फंड का। अगेन आई एम टेलिंग यू, इन्वेस्टेबल फंड किसको बोलते हैं, आपका जो टोटल कलेक्शन है, लेट्स से 20 करोड़ का आपका टोटल कलेक्शन है, उसमें से आपने 5 करोड़ AIF के खर्चे के लिए निकाल दिया, बचा जो 15 करोड़, ना वो इन्वेस्टेबल फंड है, उसका एटलीस्ट 2/3 आपको किस में करना है, तो इसमें करना है। और सेकंड बोल रहा है नॉट मोर देन 1/3 कैन बी इन्वेस्टेड इन 1 2 3 4 5 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एंड 2 एग्जाम्पशंस हो गए उसके वो। तो ये अगर हमने पूरा लिख लिया तो अपना कैटेगरी 1 का जो सब कैटेगरी 1 है विच इज़ वेंचर कैपिटल फंड, वो खत्म हो जाएगा। तो वेंचर कैपिटल फंड हैज़ टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2/3 ऑफ इन्वेस्टेबल फंड किस में, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अनलिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में करना है ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। ये लर्निंग वाला चीज़ है, लर्निंग करना पड़ेगा कि 2/3 उसको ये 2 चीज़ों में कर सकता है। वो कौन सी 2 चीज़ की, इक्विटी शेयर जो कि अनलिस्टेड है या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट जो कि अनलिस्टेड है। तो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर अनलिस्टेड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, या फिर कंपनी लिस्टेड है या फिर लिस्टेड होने वाली है ऑन SME एक्सचेंज, तो उसमें भी ये 2/3 अपने इन्वेस्टेबल फंड का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बेसिकली दे हैव टू समवेयर और दी अदर इन्वेस्ट फंड ना, दे हैव टू समवेयर और दी इन्वेस्ट फंड ना, तो इन दैट केस वेयर दे विल इन्वेस्ट, तो इनको 2/3 एटलीस्ट इसमें करना ही है। इसमें ऑप्शन नहीं है उनके पास कि नहीं करूंगा तो चलेगा क्या, तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया, बोला कि बेटा आपको 2/3 यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किधर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, एंड और बोला है इसमें कर लो, या फिर कंपनी कोई लिस्टेड है, प्रपोज टू बी लिस्टेड है, ऑन व्हाट, तो ऑन किस में लिस्टेड है भाई, वो मेन बोर्ड पे लिस्ट हो रही है क्या, नहीं वो SME एक्सचेंज पे लिस्टेड हो रही है। तो ये दोनों चीज़ों में से आप कहीं पे भी 2/3 अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट वेंचर कैपिटल फंड, ओके। फिर बोल रहा है दैट नॉट मोर देन 1/3 कैन बी इन्वेस्टेड इन, यहाँ पे बोला कि भाई 2/3 करना ही है, और यहाँ पे बोल रहा है कि 1/3 से ज़्यादा 1 2 3 4 5 में नहीं कर सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज 1 2 3 4 5, ओके। So you are subscribing to IPO of venture capital undertaking whose shares are proposed to be listed, मतलब आप ऐसे वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग का IPO होने वाला है, आप उसके शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो जो कि अभी लिस्ट होने वाली है, विच इज़ प्रपोज टू बी लिस्टेड। लेकिन आप यहाँ पे कितना कर सकते हो, तो आप 1/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टेबल फंड से ज़्यादा का कर सकते हो क्या, तो नहीं कर सकते हो यहाँ, मतलब 1 2 3 4 5 ये पाँचों को मिला के आप 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। डेट और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग इन विच द फंड हैज़ ऑलरेडी मेड एन इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ इक्विटी या फिर पार्टनरशिप इंटरेस्ट। ये क्या बोल रहा है कि डेट और डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट, तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, देखो ना, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग इन विच द फंड हैज ऑलरेडी मेड एन इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे AIF ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है बाय वे ऑफ इक्विटी एंड पार्टनरशिप इंटरेस्ट। तो कौन सा डेट में आप 1/3 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग इन विच फंड, मतलब जो AIF है उसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है बाय वे ऑफ या तो इक्विटी के थ्रू या तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट के थ्रू। यहाँ पे आप 1/3 से ज़्यादा का डेट आप नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इंक्लूडिंग थ्रू QIP ऑफ इक्विटी, मतलब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आप कर रहे हो इंक्लूडिंग थ्रू कि QIP ऑफ इक्विटी या इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट को भी हम ले रहे हैं ऑफ लिस्टेड एंटिटी, सब्जेक्ट टू 1 ईयर लॉक इन है, ठीक है। देन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट, तो फाइनेंशियली वीक कंपनी या फिर एक इंडस्ट्रियल कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड, वो SPV विच आर क्रिएटेड बाय फंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AIF रेगुलेशन। कोई SPV जो बनाई ही इसलिए है जो प्रमोट करे इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AIF रेगुलेशन। तो ये 5 चीज़ों में आप 1/3 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। सेम चीज़ वी जस्ट सेड कि नॉट मोर देन 1/3 कैन बी इन्वेस्टेड इन 1 2 3 4 5, और 2 एग्जाम्पशंस है इसके, 2 एग्जाम्पशंस है वो ये वाले। पहले 1 2 3 4 5 को देख लेते क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या बोला बेटा इसने, सबसे पहले इसने बोला कि आपको IPO में सब्सक्राइब करना है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के जो कि लिस्टेड होने वाला है, कर सकते हो लेकिन 1/3 से ज़्यादा नहीं।
ऑफ टोटल इन्वेस्टेबल फंड्स के एग्रीगेट है ये टोटल मिला के, नॉट मोर देन 1/3 से ज़्यादा, मतलब अगर आप इनमें नहीं करो सिर्फ तो 1/3, मतलब आई यू अंडरस्टैंडिंग कि पाँचों में 1/3 ही कर सकते हो पूरा मिला के। डेट और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में आपको इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे ऑलरेडी फंड हैज एएफ ने फंड अपना डाल के रखा है, इन्वेस्टमेंट करके रखा है बाय वे ऑफ इक्विटी या फिर पार्टनरशिप इंटरेस्ट। देन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आप कर रहे हो इंक्लूडिंग थ्रू QIP ऑफ इक्विटी या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिस्टेड एंटाइटी, सब्जेक्ट टू उसमें 1 साल का लॉक इन होगा। इक्विटी शेयर्स और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियली वीक कंपनी, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी हु शेयर्स आर लिस्टेड, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। या फिर SPV विच आर क्रिएटेड बाय फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग विद AIF रेगुलेशन। अगर आप इन पाँचों में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें 1/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टेबल फंड से ज़्यादा का नहीं कर सकते। आई होप इट्स क्लियर। देन इट सेज कि 2 एग्जाम्पशंस भी है, ये वाले पॉइंट में 2 एग्जाम्पशंस देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पशन तो ये है, बोल रहा है दैट सच फंड शैल बी एग्जाम फ्रॉम रेगुलेशन 3 and 3A ऑफ सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992, कि भाई कि ये जो फंड्स है ना ये एग्जाम्प्ट है सेबी पिट रेगुलेशन 1992 से, रेगुलेशन 3 and 3A के। और फिर बोल रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, कि किससे जो है एग्जाम्प्ट है, किससे ये एग्जाम्प्ट है, रेगुलेशन 3 and 3A ऑफ सेबी पिट रेगुलेशन 1992 इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो जहाँ पे कंपनी लिस्टेड है SME पे, परसुएंट टू ड्यू डिलिजेंस ऑफ सच कंपनी, परसेंट टू ड्यू डिलिजेंस ऑफ सच कंपनी, सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। नाउ इस पे भी 2 कंडीशन है, दैट द फंड शैल डिस्क्लोज एनी एक्विजिशन और डीलिंग इन सिक्योरिटी, मतलब अगर फंड शैल डिस्क्लोज एनी एक्विजिशन और डीलिंग इन सिक्योरिटीज परसेंट टू सच ड्यू डिलिजेंस विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ सच एक्विजिशन और डीलिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द इन्वेस्टिंग कंपनी इज लिस्टेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉक इन फॉर 1 year। ओके, ये करते हैं। पहला कंडीशन क्या दिया है कि AIF has undertaken any acquisition owing to agreement with merchant banker for subscription of security because of under subscription या फिर market making। तो बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है कि AIF रेगुलेशन shall not apply on such acquisition, कि ये एक्विजिशन पे आप AIF का रेगुलेशन नहीं लगा सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो AIF का रेगुलेशन है ना यहाँ पे कि आप 2/3 यहाँ पे करो 1/3 यहाँ पे करो, तो ये वाले केस में आप 2/3 1/3 नहीं कर सकते हो। दैट इज़ कि अगर AIF ने कोई भी एक्विजिशन किया है यूनिट्स का, शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का, जो कि अग्रीमेंट में था विथ मर्चेंट बैंकर कि भाई अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो तेरे को लेना पड़ेगा, या फिर मार्केट मेकिंग कर रहा है तो देखो शेयर्स लेना पड़ेगा, तो AIF रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई ऑन सच एक्विजिशन फर्स्ट। सेकेंड, हमने देखा कि सच फंड्स, ये फंड्स है मतलब सच फंड्स शैल बी एग्जाम फ्रॉम रेगुलेशन 3 and 3A ऑफ सेबी इनसाइडर पिट रेगुलेशन 1992 इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, अगर ये लोग इसमें इन्वेस्ट करें विच इज कंपनी लिस्टेड ऑन SME, कंपनी लिस्टेड है SME पे, परस्यूएंट टू ड्यू डिलिजेंस ऑफ सच कंपनी, मतलब कंपनी लिस्टेड कब हुई, परस्यूएंट टू ड्यू डिलिजेंस ऑफ सच कंपनी, सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। 2 कंडीशन इसमें ही फुलफिल करना है। पहला कि फंड को द फंड शैल डिस्क्लोज एनी एक्विजिशन और डीलिंग, अगर AIF जो है वो कोई भी सिक्योरिटी को एक्वायर कर रहा है, डील कर रहा है इन सिक्योरिटीज, परस्यूएंट टू सच ड्यू डिलिजेंस, तो विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ सच एक्विजिशन और डीलिंग टू सच सिक्योरिटी, उसको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा जहाँ पे इन्वेस्टिंग कंपनी इज लिस्टेड, एंड इन्वेस्टमेंट लॉक इन होगा 1 साल के लिए। तो ये जो 2 कंडीशन है वो इसके लिए है। आई रिपीट इट अगेन बिकॉज ये एग्जाम्पशन हर जगह आने वाला है। आई रिपीट इट अगेन। सबसे पहले 2 एग्जाम्पशन में क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि AIF ने कोई भी AIF हैज अंडरटेकन एनी एक्विजिशन ओइंग टू द अग्रीमेंट विथ मर्चेंट बैंकर। AIF ने कोई अंडरटेकन किया है कोई एक्विजिशन, क्यों किया है, क्योंकि उसका अग्रीमेंट था मर्चेंट बैंकर के साथ फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी। वो भी क्यों, बिकॉज ऑफ या तो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ होगा या तो मार्केट मेकिंग के लिए करना है, तो इस पर AIF रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा। पहला कंडीशन तो हम समझ ले रहे हैं अच्छे से। दूसरे कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा क्या बोल रहा है दूसरा बोल रहा है दैट सच फंड शैल बी एग्जेम्प्ट, मतलब ऐसे फंड को हम एग्जेम्प्ट करेंगे फ्रॉम रेगुलेशन 3 एंड रेगुलेशन 3A ऑफ सेबी पिट रेगुलेशन 1992, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, कि किस में इन्वेस्ट किया, तो इन रिस्पेक्ट, कौन सा इन्वेस्टमेंट है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज लिस्टेड ऑन SME, कंपनी SME पे लिस्ट ही तब हुई है परसेंट टू ड्यू डिलिजेंस ऑफ सच कंपनी,
pursuant to due diligence of such company subject to 2 condition, इसमें भी 2 condition है। देखो ना क्या लिखा है कि if AIF agrees to disclose any acquisition for which due diligence certificate has been undertaken, that has to be disclosed within 2 working days। ये सिंपल लैंग्वेज था उसका, बट आई थॉट कि आई वुड जस्ट गो विद द मॉड्यूल बिकॉज ये सब जगह बहुत सारी जगह ये है, तो आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू that such fund shall be exempt from regulation 3 and 3A of SEBI bit regulation 1992 in respect of what? तो in respect of what investment? तो in respect of investment in कंपनी लिस्टेड है SME पे pursuant to due diligence of such company, लेकिन उसमें भी 2 कंडीशन है दैट कि फंड shall disclose any acquisition or dealing in securities pursuant to such due diligence within 2 working days of such acquisition dealing to the securities to the stock exchange where the investing company is listed। तो कहीं ना कहीं ये सेम चीज़ हो गई कि अगर AIF अग्री कर रहा है डिस्क्लोज करने के लिए एक्विजिशन, जिसके लिए उसको ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट उसने लिया था, तो उसको ड्यू डिलिजेंस विद इन 2 वर्किंग डेज स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। बट ये लैंग्वेज है अपनी मॉड्यूल की दैट द फंड शैल डिस्क्लोज, AIF हैज़ टू डिस्क्लोज एनी एक्विजिशन या फिर डीलिंग इन सिक्योरिटीज पर्सेंट टू सच ड्यू डिलिजेंस। वो ड्यू डिलिजेंस के बाद आप कोई भी एक्विजिशन कर रहे हो, सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हो, तो आपको 2 वर्किंग डेज के अंदर, 2 वर्किंग डेज के अंदर बताना है अबाउट सच एक्विजिशन या फिर डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ टू द स्टॉक एक्सचेंज। कौन से स्टॉक एक्सचेंज को? जहाँ पे इन्वेस्टिंग कंपनी लिस्टेड है वो स्टॉक एक्सचेंज को, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लॉक इन होगा फॉर 1 ईयर, विच इज़ फाइन। सो 2 कंडीशन है। आई होप नाउ एग्जाम्पशंस आपको समझ में आए। इफ यू वांट यू कैन click a picture of it। We are done with venture capital undertaking. Now we are doing SME fund. Now what is SME fund? Can anybody tell me? That SME fund has to invest at least 75% of investable fund. Did I say that venture capital has to invest at least 2/3 of investable fund? Similarly, अब जो SME fund हो गई, social venture fund हो गई, या for that matter infra fund हो गया, ये लोग को 75% at least invest करना है of investable fund का। किधर? तो वो देखते हैं। SME है तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है? अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या फिर पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। ये पूरा लर्निंग वाला चीज़ है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये लर्न होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए। तो SME फंड जो है हैज़ टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 75% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स इन वेयर, सो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग या फिर पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। तो जो भी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है उसकी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या फिर पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ दैट वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, या तो यहाँ पे कर लो, या फिर इन्वेस्टी कंपनी लिस्टेड है या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या तो वो लिस्टेड है या तो प्रपोज टू बी लिस्टेड है ऑन वेयर, तो ऑन SME एक्सचेंज। देखो ना, ये तो कहीं ना कहीं सेम हो जा रहा है कि इन्वेस्टी कंपनी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज। यहाँ पे भी सेम है, ऑन SME एक्सचेंज। तो ये वाला पॉइंट तो सेम हो गया, इन्वेस्टी कंपनी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज। ये भी सेम हो गया, इन्वेस्टी कंपनी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज। ये वाला थोड़ा डिफरेंट था, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में कर सकते हो। यहाँ पे उड़ा है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में तो कर सकते हो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के, लेकिन पार्टनरशिप इंटरेस्ट रहेगा, मतलब वेंचर कैपिटल के अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में कर सकते हो, तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी फिर 2 एग्जाम्पशंस दिखने, 2 एग्जाम्पशंस जो हमने पढ़े, दैट फर्स्ट की AIF हैज़ अंडरटेकिंग एनी एक्विजिशन, मतलब AIF ने ऐसी AIF हैज़ अंडरटेकिंग मतलब AIF ने कोई एक्विजिशन किया है पर्सुएंट टू द एग्रीमेंट ऑफ विद, मतलब ओइंग टू द एग्रीमेंट विद मर्चेंट बैंकर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज बिका अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, मार्केट मेकिंग हुआ, तो AIF रेगुलेशन इस पर नहीं अप्लाई होगी। सेकेंड हमने देखा कि रेगुलेशन 3 and 3A ऑफ सेबी पेट रेगुलेशन 1992 वो जो है वो इस पर नहीं लगेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कहाँ कर रहे हो कि कंपनी लिस्टेड हुई है SME पे पर्सुएंट टू ड्यू डिलिजेंस ऑफ सच कंपनी, सब्जेक्ट टू, उसमें भी 2 कंडीशन है कि फंड अगर आपने फंड आपको डिस्क्लोज द फंड शेल, मतलब AIF हैज़ टू डिस्क्लोज कोई भी एक्विजिशन करी या डील करी सिक्योरिटीज़ में पर्सुएंट टू सच ड्यू डिलिजेंस, तो विद इन 2 वर्किंग डेज में स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? जहाँ पे इन्वेस्टी कंपनी इज लिस्टेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉक इन होगा इसके लिए फॉर 1 ईयर। तो ये 2 एग्जाम्पशंस थे SME फंड में भी, तो इसीलिए अपने को लर्न करना इंपॉर्टेंट है। चलो, फिर है सोशल वेंचर फंड। लेट मी जस्ट टेल यू कि सोशल वेंचर क्या होता है। वी हैव स्टडीड सोशल वेंचर इन द प्रीवियस वीडियो, आई विल रिवाइज दिस फॉर यू। तो सोशल वेंचर मतलब क्या? तो सोशल वेंचर मतलब कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंपनी, कोई भी LLP या कोई भी VCU जो कि फॉर्म हुई है सोशल पर्पस को सॉल्व करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए सोशल वेलफेयर, जिसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, चैरिटी, पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट, या फिर सेक्शन 8 कंपनी, या फिर कोई भी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड ही है चैरिटी के लिए फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स। तो ये है सोशल वेंचर। अब देखते हैं सोशल वेंचर फंड के बारे में क्या बोला है।
तो पहला पॉइंट आ जाओ कि सोशल वेंचर फंड हैज़ टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 75% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स वेयर, तो अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ सोशल वेंचर कहीं ना कहीं तो सिमिलर है भाई, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ वीसीयू, तो बट यहाँ पे इसको सोशल वेंचर का करना है, हमने देखा सोशल वेंचर क्या है अभी, तो अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ सोशल वेंचर या फिर पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ सोशल वेंचर, तो ये पॉइंट तो सेम है ना, अनलिस्टेड सिक्योरिटी और पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग था एसएमई फंड में भी, और यहाँ पे वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के बारे में बात किया है, लेकिन सोशल वेंचर फंड के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो सोशल वेंचर का आएगा, वो एसएमई पे नहीं जाएगा या ना ही वो वीसीयू पे जाएगा। आई होप अंडरस्टैंडिंग। तो एसवीएफ जो है हैज़ टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 75% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स, या तो अनलिस्टेड सिक्योरिटी या तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, तो सोशल वेंचर। सेकंड हमने देखा दैट कि जो सोशल वेंचर फंड है ना, मे एक्सेप्ट ग्रांट फॉर नॉट लेस देन 25 लाख फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी अगर सोशल वेंचर फंड में ग्रांट देने की कोशिश कर रहा है, ग्रांट क्यों, क्योंकि लोग चैरिटी का काम कर रहे हैं ना भाई, अभी हमने देखा साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, देन सेक्शन 8 कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, फिर हमने एक और पॉइंट देखा था लास्ट में सेक्शन 8 कंपनी के बाजू में, क्या पॉइंट था वो कि क्या था वो, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटी है जो रजिस्टर हुई है चैरिटी के लिए, तो ये लोग का काम ही तो चैरिटेबल है ना भाई, तो अगर किसी को ग्रांट भी देना है ना इनको एसवीएफ में, तो 25 लाख से कम का दे ही नहीं सकते हो आप, मतलब ये आश्रम नहीं है कि कपड़े दे दिए पुराने, 10,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, अरे भाई ग्रांट देना है ना तो एक पर्सन को, कोई भी पर्सन हो, उसको 25 लाख से कम का ग्रांट सोशल वेंचर फंड में नहीं दे सकते आप, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, 25 लाख से कम का ग्रांट ही नहीं दे सकते आप, अपने पैसे अपने पास रखो अगर 25 लाख से कम है तो। Then social venture fund may accept grant provided utilization of such grant shall be restricted to investing in here। मतलब कि अगर लेट्स से मैंने ग्रांट दे दिया, मैंने 25 लाख के बदले, चलो मैंने 50 लाख का ग्रांट दे दिया, 25 लाख देना था, मैंने 50 डबल दे दिया, तो कैन एसवीएफ एक्सेप्ट दैट ग्रांट? यस, लेकिन प्रोवाइडेड, मतलब उसको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं ये ग्रांट यूटिलाइज कहाँ करने वाली हूँ, मुझे जो ग्रांट मिल रहा है मैं कहाँ यूटिलाइज कर रही हूँ, मैं तो एसवीएफ हूँ, मैं कहाँ यूटिलाइज करूँगी, तो यहाँ पर ही कि अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ सोशल वेंचर है या फिर पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ सोशल वेंचर है, ठीक है। पर्सन गिविंग ग्रांट शैल नॉट गेट एनी प्रॉफिट, भाई वो 25 लाख का ग्रांट दे रहा है, अगर आप उसको प्रॉफिट दे रहे हो तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो आप द पर्सन गिविंग ग्रांट शैल नॉट गेट, यू हैव टू एंश्योर, एसवीएफ हैज टू एंश्योर कि जो पर्सन ग्रांट दे रहा है उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। देन एसवीएफ कैन गिव ग्रांट टू सोशल वेंचर, ठीक है, हम समझ गए कि एसवीएफ जो है ना, सोशल वेंचर फंड जो है, कैन गिव ग्रांट टू सोशल वेंचर प्रोवाइडेड appropriate disclosure is made in placement memorandum। कैन आई से वन थिंग टू यू कि जो सोशल वेंचर है, सोशल वेंचर में कौन काम करता है, ये लोग जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोशल वेंचर फंड जो बना के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो ये लोग अनलिस्टेड सिक्योरिटी या फिर पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ सोशल वेंचर ही कर रहे हैं, राइट। तो जो सोशल वेंचर फंड है कैन गिव ग्रांट टू सोशल वेंचर ऑफ कोर्स, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसका अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर हैज़ टू बी मेड इन प्लेसमेंट मेमोरेंडम। प्लेसमेंट मेमोरेंडम जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसमें आपको अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। एसवीएफ में एक्सेप्ट म्यूटेड रिटर्न्स, मतलब उसको ऑब्वियसली वो कम ही रिटर्न मिलेगा ना भाई, चैरिटेबल वाला है, लोअर रिटर्न इन्वेस्टमेंट देन प्रिवेलिंग रिटर्न और सिमिलर इन्वेस्टमेंट किसी और को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं लेकिन आपको म्यूटेड ही मिलेगा, तो मैं एक्सेप्ट सच म्यूटेड रिटर्न्स। फिर आ गया हमारा सोशल वेंचर फंड में इतना ही है। फिर आ गया हमारा लास्ट पॉइंट विच इज़ इंफ्रा फंड। अब ये देख लेते हैं, तो इंफ्रा फंड में क्या बोला, इंफ्रा फंड में बोला है दैट इंफ्रा फंड हैज़ टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 75% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड हियर। अभी हियर जो है सबका, तो हमने देखा था सबका पहले वाले का हियर था क्या, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग या फिर कोई कंपनी लिस्टेड या प्रपोज टू बी लिस्टेड होने वाली ऑन एसएमई एक्सचेंज, तो ये था वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग का। दूसरे का था भाई अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग या फिर वही सेम इन्वेस्टिंग कंपनी लिस्टेड या लिस्टेड होने वाली एसएमई एक्सचेंज पे, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी मिल गया। चलो थर्ड वाले में पूरा ही उल्टा है, मतलब ये भी सिमिलर है समवेयर और दी अदर कि अनलिस्टेड सिक्योरिटी या फिर पार्टनरशिप इंटरेस्ट, लेकिन किसका, तो सोशल वेंचर फंड का, ठीक है। अभी सोशल वेंचर का, सॉरी, अभी इसमें देखते क्या है, इसमें एक चीज़ तो सिमिलर है, सोशल वेंचर को छोड़ के बाकी सब वीसीयू में करे, देखो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, तो ये तो सिमिलर आ गया दैट अनलिस्टेड सिक्योरिटी और यूनिट्स या फिर पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, ये तो है, बट ये वाला थोड़ा टिकी है, वो देखते क्या है कि या तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो या फिर आप इन्वेस्टी कंपनी एसपीवी विच आर इंगेज्ड इन और फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ ओडीएच दैट इज ऑपरेटिंग, फिर क्या है ये, डेवलपिंग या फिर होल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, या तो आप इसमें कर लो या तो आप ऐसे इन्वेस्टी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो एटलीस्ट 75% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड
या फिर इन्वेस्टी कंपनी है वो, या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि इंगेज्ड है किधर, जो कि इंगेज्ड है और फॉर्म बनाई ही इसलिए कंपनी इसलिए बनाई गई है क्योंकि वो ऑपरेट कर रही है, डेवलप कर रही है और होल्ड कर रही है, होल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इन्वेस्टी कंपनी है, एसपीवी है जो एंगेज हुई है इसमें या फिर फॉर्म्ड हुई है फॉर दिस पर्पस, ऑपरेटिंग डेवलपिंग एंड होल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो आप इसमें ये लर्न करने वाला पोर्शन है, बाकी सबका फिर भी लर्न हो जाएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है इसका, नॉट विथ स्टैंडिंग अबव कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन वेयर। नॉट विथ स्टैंडिंग अबव मतलब इसको छोड़ के आप यहाँ कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन वेयर। तो डेट सिक्योरिटाइज इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, डेट सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट और लिस्टेड डेट सिक्योरिटी ऑफ, मतलब अभी तक क्या बोला हमने, वेट, कि आप इसमें कर लो इन्वेस्टेबल फंड का, या फिर कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन डेट सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट या फिर लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टी कंपनी एसपीवी विच आर एंगेज्ड इन और फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ ओडीएस, दैट इज ऑपरेटिंग डेवलपिंग होल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये वाला पार्ट पूरा लर्निंग है, आई कांट रियली हेल्प यू आउट इन दिस, बट आई होप दिस डायग्राम हैज helped you out. If you want, can take a screenshot of this. I hope it's visible though. All right, so we are basically done with conditions for category 1AF. Now we are heading towards conditions for category 2AF. क्या है, सबसे पहला पोर्शन आ रहा है अपना, इसको एक बार वहाँ से देख लेते हैं मेन वाले पेज से। कैटेगरी 2AF AIF के लिए बोला था कि भाई इन्वेस्ट कर सकती है किधर, तो प्राइमरीली इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड कंपनी या फिर यूनिट्स ऑफ अदर AIF, कैन इन्वेस्ट इन इन्वेस्टी कंपनी और इन यूनिट्स ऑफ कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 AIF एज पर PPM, दैट इज प्लेसमेंट मेमोरेंडम। क्या बोला कि प्राइमरीली इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड कंपनी या फिर यूनिट्स ऑफ अदर AIF, मतलब या तो तू अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर या फिर यूनिट्स ऑफ अदर AIF में तो इन्वेस्ट कर सकती है। इन्वेस्टमेंट कैन इन्वेस्ट इन इन्वेस्टी कंपनी और यूनिट्स ऑफ कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2AF, मतलब ये तो या तो कैटेगरी 1 के AIF ले सकती है, चारों जो सब कैटेगरी थे उसके भी, या तो यूनिट 2 के भी AIF को ये 2AF में भी ये इन्वेस्ट कर सकती है। फिर यस क्या है ये, कैन AIF इन्वेस्ट इन अदर AIF, कैन AIF इन्वेस्ट इन अदर AIF, तो यहाँ पे भी यस था, यहाँ पे भी है, ओनली इन कैटेगरी 1 AIF एंड कैटेगरी 2 AIF, मतलब कैटेगरी 1 AIF जो हमने पढ़ा अभी कि वेंचर कैपिटल फंड है, ऐसे फिर क्या था उसके बाद SPV सोशल वेंचर फंड था, फिर क्या था इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, एक और था नाम नहीं याद आ रहा, जो भी है, तो उसकी या तो वो चारों में कर सकती है या तो फिर कैटेगरी 2 AIF जो है उसमें भी कर सकती है। ये बोरो कर सकती है क्या बेटा, कैन AIF बोरो, दिस कैन AIF बोरो, तो यहाँ पे भी नो था, यहाँ पे भी नो था कि मतलब कर सकती है एग्जाम, मतलब सिर्फ इन चीज़ों में कर सकती है वॉट, तो कैन बोरो फॉर टेम्प्रेरी फंडिंग रिक्वायरमेंट, जिसमें कि 30 डेज से ज़्यादा का आप बोरो नहीं कर सकते हो, और ये कार्यकांड आप 4 बार ही कर सकते हो एक साल में, 30 करके, और इन्वेस्टेबल फंड जो है आपका, आप उसका 10% तक का ही आप अमाउंट बोरो कर सकते हो। इंसेंटिव इसमें था लेकिन यहाँ पे इंसेंटिव नहीं मिलेगा, और इसका एग्जाम्पल वही है, इक्विटी फंड या फिर डेट फंड। कैटेगरी 3 भी सिमिलर देख लेते हैं, कैटेगरी 3 के लिए क्या बोला है, चलो ये कर लेते हैं, फिर कैटेगरी 3 देखते हैं। कैटेगरी 2 AIF क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कैटेगरी 2 AIF सिंपल है, वो बोल रहा है कि आपको प्राइमरीली इन्वेस्ट किधर करना है, तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या फिर यूनिट्स ऑफ अदर AIF में कर सकते हो एज पर प्लेसमेंट मेमोरेंडम के हिसाब से, पहला पॉइंट। सेकंड बोल रहा है कैन इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ कैटेगरी 1 एंड यूनिट्स ऑफ कैटेगरी 2 AIF, मतलब यूनिट्स ऑफ कैटेगरी 1 और 2 के AIF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये कैटेगरी 2 के लिए बोला है, ठीक है। वेरस अगर आप देखो नोटिस करो तो कैटेगरी 1 AIF जो है वो कैटेगरी 2 में नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने ही सब उसके जो है जो हमने पढ़ा अभी ये वाले वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, SME फंड, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रा फंड, तो कैटेगरी 1 जो है वो ये चारों में इन्वेस्ट कर सकता है। वेरस कैटेगरी 2 के लिए बोला कि ये चारों में तो इन्वेस्ट कर ही सकता है, साथ में जो कैटेगरी 2 AIF में भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट किधर है, ये यहाँ पर है, मे नॉट बोरो फंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेप्ट, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंड्स बोरो तो नहीं कर सकता है, लेकिन इन 3 केस में कर सकता है कि टेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट है फंडिंग का, जहाँ पे नॉट मोर देन 30 डेज से आप ज़्यादा लोन का बोरोइंग नहीं कर रहे हो, और ये काम आप 4 बार कर सकते हो एक साल में, और नॉट मोर देन 10% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड आप बोरो नहीं कर सकते, ये तो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्लियर है, ये 2 पॉइंट आपके लिए न्यू होंगे, वैसे 2 एग्जाम्पशंस भी हमने कर लिए तो ये पॉइंट भी न्यू नहीं, ये वाला देखो, मे इंगेज इन हेजिंग सब्जेक्ट टू सेबी गाइडलाइंस, की कैटेगरी 2 AIF जो है वो हेजिंग में भी जा सकते हैं, मे इंगेज इन हेजिंग सब्जेक्ट टू सेबी गाइडलाइंस, की सेबी क्या बोल रहा है उसके ऊपर, एंड यहाँ पे बोला 2 एग्जाम्पशंस। अब 2 एग्जाम्पशंस क्या है तो वो देखते हैं, ये कैटेगरी 2 AIF की बात करें, 2 एग्जाम्पशंस पे आते हैं। 2 एग्जाम्पशंस में से में आपका कि AIF हैज़ अंडरटेकिंग एनी एक्विजिशन, जो AIF ने कोई एक्विजिशन लिया है
अंडरटेकिंग एनी एक्विजिशन pursuant to agreement with merchant bankers, owing to agreement of merchant banker for subscription of security. AIF हैज़ अंडरटेकन एनी एक्विजिशन, AIF ने कोई भी सिक्योरिटीज़ अक्वायर की है, क्यों की है, क्योंकि उसका मर्चेंट बैंक के साथ अग्रीमेंट था फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सच सिक्योरिटीज़ अंडर सब्सक्रिप्शन या मार्केट मेकिंग के केस में, तो उसमें AIF रेगुलेशन जो है वो इस एक्विजिशन पे अप्लाई नहीं होती है. दूसरा एग्जम्पशन ये बेटा कि सच फंड शैल बी एग्जाम फ्रॉम रेगुलेशन 3 and 3A ऑफ सेबी पिट रेगुलेशन 1992 इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉट, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंपनी लिस्टेड है SME पे pursuant to due diligence of such company subject to two condition that AIF has to disclose कोई भी एक्विजिशन कर रहा है या डीलिंग इन सिक्योरिटीज कर रहा है pursuant to such due diligence, तो 2 दिन के अंदर बताओ ऑफ सच एक्विजिशन या डीलिंग इन सिक्योरिटीज टू द स्टॉक एक्सचेंज. कौन सा स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे इन्वेस्टी कंपनी लिस्टेड है और 1 साल का इन्वेस्टमेंट लॉक इन है फॉर 1 ईयर. तो ये 2 एग्जाम्पशंस हम देख चुके हैं. टू रिवाइज दिस सम, हमने कैटेगरी 2F में सबसे पहले देखा कि इन्वेस्ट कर सकता है प्राइमरली इन वेयर, तो अनलिस्टेड इन्वेस्टी कंपनी या फिर यूनिट्स ऑफ अदर AIF एज पर प्लेसमेंट मेमोरेंडम. सेकंड हमने देखा कि कैन इन्वेस्ट इन कैटेगरी 1 and 2F. थर्ड हमने बोरोइंग का देखा कि भाई 30 डेज से ज़्यादा का एक बार में बोरो नहीं कर सकता, ऐसा 4 बार कर सकता है. 10% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड से ज़्यादा का बोरो नहीं कर सकता. 2 एग्जाम्पशंस है. मे इंगेज इन हेजिंग सब्जेक्ट टू सेबी गाइडलाइंस, ये वाला पॉइंट नया है, बाकी सब तो सिमिलर है. अब कैटेगरी 3 AIF करते हैं. कैटेगरी 3 AIF में क्या बोल रहा है, दैट कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ऑफ लिस्टेड. कैटेगरी 3 है वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है बेटा, तो कैटेगरी 3 जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड हो. यहाँ पे देखो हर जगह अनलिस्टेड आ रहा था ना, वो लिस्टेड में भी कर सकता है, अनलिस्टेड में भी कर सकता है ऑफ इन्वेस्टी कंपनी. फर्स्ट डेरिवेटिव्स यूनिट्स ऑफ अदर AIF में कर सकता है, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट में कर सकता है, अदर AIF में कर सकता है. मे डील इन गुड्स रिसीव्ड इन डिलीवरी अगेंस्ट फिजिकल सेटलमेंट, डिलीवरी अगेंस्ट फिजिकल सेटलमेंट ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स. कमोडिटी डेरिवेटिव्स आप सबको पता है क्या है, तो ये 4 चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है. कहाँ पे कि लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों इन्वेस्टिंग कंपनी की दोनों सिक्योरिटीज़ में ये इन्वेस्ट कर सकता है, डेरिवेटिव्स में खेल सकता है, कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में खेल सकता है. एंड ऐसा गुड्स जो रिसीव्ड हुआ है इन डिलीवरी अगेंस्ट फिजिकल सेटलमेंट ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स, तो उसमें भी ये डील कर सकता है. क्या ये सेकंड क्वेश्चन था बेटा कि क्या ये कैन AIF इन्वेस्ट इन अदर AIF, तो यहाँ पे भी यस लिखा है, ओनली इन कैटेगरी 1 AIF और एंड कैटेगरी 2 AIF. तो कैटेगरी 1 AIF जो है वो अपने सब कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकता है. कैटेगरी 2 1 में भी कर सकता है, 2 में भी कर सकता है. कैटेगरी 3 जो है अपने में तो कर ही नहीं सकता, 1 और 2 में कर सकता है. ठीक है. फिर कैन AIF बोरो या फिर एम्प्लॉय लेवरेज, तो यहाँ पर नो लिखा है कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता. यहाँ पे लिखा है येस, इट कैन बोरो लेवरेज, इट कैन बोरो फंड्स बेसिकली. तो क्या बोला है इसके बारे में, दैट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय सेबी. सेबी ने जो लिमिट प्रिस्क्राइब किया उस हिसाब से विद ऑल डिस्क्लोजर्स टू इन्वेस्टर्स इन सेबी. इसको भी कोई ये नहीं मिलने वाला, इंसेंटिव नहीं मिलने वाला, और हेज फंड इसका एग्जाम्पल है. सो नाउ वी आर डूइंग कैटेगरी 3F. कैटेगरी 3F क्या है बेटा, कंडीशंस फॉर कैटेगरी 3F क्या है. तो सबसे पहले मे इन्वेस्ट इन वेयर, तो हमने पढ़ा कि लिस्टेड में भी कर सकते हैं, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में भी कर सकते हैं ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी. डेरिवेटिव्स या फिर कॉम्प्लेक्स या फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट में कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमने देख लिया. सेकंड पॉइंट है कैन इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2F. तो कैन यू सी कि मतलब ये वाला पॉइंट हमने कैटेगरी 2 में भी देखा था, सेम है, लेकिन यूनिट्स ऑफ फंड्स में नहीं कर सकती है. 1 and 2 में किया इन्वेस्ट इन फंड्स में नहीं कर सकती है. ठीक है. मे बोरो फंड्स, हर जगह था कि बोरो ही नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर टेम्परेरी पर्पस. यहाँ पे बोल रहा है कि बोरो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड तूने इन्वेस्टर से कंसेंट लिया है और जो मैक्सिमम लिमिट सेबी ने प्रिस्क्राइब की है तो उसके हिसाब से बोरो कर रहा है. 2 चीज़ें हैं प्रोवाइडेड कि बोरो तो कर सकता है. पहला पॉइंट में 2 चीज़ें, दैट कंसेंट लेना इन्वेस्टर्स का और सेबी का जो मैक्सिमम लिमिट है उस वहाँ तक बोरो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिस्क्लोज करना पड़ेगा तेको इन्वेस्टर्स एंड सेबी को कि तूने क्या बोरो किया है, कहाँ से बोरो किया है. आफ्टरवर्ड्स इट सेज दैट रिगार्डिंग ये क्या है, लेवल ऑफ ओवरऑल रिगार्डिंग, ये किसका है, इसका पॉइंट है. डिस्क्लोजर टू इन्वेस्टर एंड सेबी, क्या आप डिस्क्लोज करोगे रिगार्डिंग ओवरऑल लेवरेज एम्प्लॉयड, कितना टोटल लेवरेज एम्प्लॉय किया है, लेवरेज लिया है आपने. लेवल ऑफ लेवरेज अराइजिंग फ्रॉम कैश कितना है, और लेवल ऑफ लेवरेज अराइजिंग फ्रॉम पोजीशन हेल्ड इन डेरिवेटिव्स कितना है, और इन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स इसमें आप क्या बोल रहे हैं, लेवल कितना है लेवरेज का, अराइजिंग फ्रॉम कैश, अराइजिंग फ्रॉम पोजीशन हेल्ड इन डेरिवेटिव्स या फिर अराइजिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट. तो उसका लेवल बताओ मुझे कि क्या लेवल ऑफ लेवरेज कितना है, अराइजिंग फ्रॉम कैश, पोजीशन हेल्ड इन डेरिवेटिव्स या फिर इन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट.
फिर मेन सोर्स ऑफ लेवरेज आपका कहाँ से आ रहा है वो बताओ। तो ये तीन चीज़ें आपको बतानी है इन्वेस्टर्स को एंड सेबी को। ये पॉइंट थोड़ा नया है कि क्या आप बोरो कर सकते हो, क्या कैटेगरी 3 है बोरो कर सकते हो तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसने इन्वेस्टर से कंसेंट लिया हो, प्लस मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोरोइंग एज पर सेबी के हिसाब से हो। डिस्क्लोजर देना है कि ओवरऑल लेवरेज एम्प्लॉयड कितना किया है, लेवरेज अराइजिंग फ्रॉम कैश कितना है, अराइजिंग फ्रॉम पोजीशन हेल्ड इन डेरिवेटिव्स कितना है, अराइजिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट कितना है, मेन सोर्स ऑफ लेवरेज आपका क्या है। 3 पॉइंट हो गए, 14 पॉइंट है, एक पॉइंट है बस, ठीक है। देखते हैं जो कैटेगरी 3 AIF है ना, दैट हैज़ बीन regulated through issuance of directions by SEBI such as, मतलब कैटेगरी 3 हैज़ टू बी रेगुलेटेड थ्रू इश्यूएंस ऑफ डायरेक्शंस बाय सेबी सच एस। तो मतलब जो डायरेक्शन सेबी ने दिया है रेगुलेटेड, उसको उस चीज़ को कंप्लाई करना पड़ेगा समवेयर और दी अदर। सच एस ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स बता तेरा क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिडेम्पशंस क्या रखा है, एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में क्या करेगा। कैन आई से दिस कि इसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट डाला है, और ये क्यों डाला है क्योंकि ये लोग बहुत खेलने में विश्वास रखते हैं, लाइक डेरिवेटिव्स में, हेज फंड्स में, जहाँ पे बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसीलिए इसको बोला है सेबी ने कि मैं डायरेक्शंस दे रहा हूँ तेरे को, यू हैव टू बी रेगुलेटेड थ्रू इश्यूएंस ऑफ डायरेक्शंस बाय सेबी। तो सच एस की ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है तेरा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिडेम्पशंस क्या रखा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट केस में क्या करने वाला है। ये लर्निंग वाला पार्ट है। आई cannot help you out with this, but if you want you can take a screenshot of this. This is the whole module thing I'm giving to you in the chat form. So let's do now the another topic of this same chapter only itself, that angel fund क्या है, investment by angel fund क्या होगा, restrictions on investment या फिर investment by angel fund क्या होगा वो दिया है। उसके बाद दिया है कि investment in an angel fund कैसे करोगे आप, लिस्टिंग ऑफ एंजल फंड होगा क्या, और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के केस में क्या करोगे। ये पूरा का पूरा एंजल फंड का जो टॉपिक है वो इतने पेज में आपको जो दिख रहा है लिखा हुआ उतना ही है। कैन आई से दैट कि हमने कंडीशंस देख लिया कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए, ये सब तो हमने देख ही लिया है, टेन्योर लिस्टिंग ये सब तो हो ही गया था। कैटेगरी 3 का भी कंडीशन देख लिया। नाउ वी आर डूइंग एंजल फंड, उसका पूरा का पूरा यहाँ से लेके एंजल फंड वी आर डूइंग टिल हियर। ये एक पेज में ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, उसके बाद ये छोटे से 3-4 टॉपिक और बचेंगे, दैट्स इट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट एंजल फंड क्या है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये क्या लिखा है मैंने, देखते हैं। सो इन ईच स्कीम ऑफ एंजल फंड ओनली 200 एंजल इन्वेस्टर्स कैन बी कंसिस्ट ऑफ, मतलब एंजल फंड चाहे 1000 स्कीम बना ले, एक स्कीम में 200 से ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर नहीं हो सकते, ठीक है, फेयर इनफ। देखते हैं ये कौन है जो भिन्न भिन्न कलर में, ये कौन है, ये एंजल इन्वेस्टर्स है। तो एंजल इन्वेस्टर्स मतलब क्या, तो एंजल इन्वेस्टर मीन्स एंजल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन एंजल फंड। एंजल इन्वेस्टर मतलब एंजल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, एंजल फंड में कर रहा है। तो किसी ने पूछा कि एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, तो एंजल फंड मीन्स एन एंजल इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट कर रहा है किधर पे, तो एंजल फंड में कर रहा है, ठीक है, ये तो समझ गया। एंजल इन्वेस्टर सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, जो बोल रहा है कि मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ, ये सारे जो चारों पांचों जो भी भिन्न भिन्न कलर के लोग हैं, ये लोग बोल रहे हैं मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ। तो फिर सामने वाले ने पूछा भाई आप ये फॉलोइंग कंडीशन जो है वो कंप्लाई कर रहे हो क्या, सेटिस्फाई कर रहे हो तो ही आप एंजल इन्वेस्टर हो क्या, अदरवाइज नहीं होगे। तो क्या कंडीशन है, दैट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हुज नेट टैंजिबल एसेट्स मिनिमम 2 करोड़ का होगा एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल रेसिडेंस। ये क्या पॉइंट है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर अपने आपको एंजल इन्वेस्टर बोल रहे हो तो आपको यू हैव टू यू नो लाइक सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया। फर्स्ट आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आपका अलग क्राइटेरिया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो आपका जो नेट टैंजिबल एसेट्स है, नेट टैंजिबल एसेट्स हैज़ टू बी 2 करोड़, और आपका जो प्रिंसिपल रेसिडेंस है उसका वैल्यू हम काउंट नहीं करने वाले, ठीक है, उसको छोड़ के 2 करोड़ होना चाहिए। प्लस ये तो आप क्या बोलते हैं कंप्लाई कर ही रहे हो, इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आप अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट में आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस आपका चेक होगा, या फिर एक्सपीरियंस एज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, या फिर सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशन विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर ये सारे एक्सपीरियंस आप ये एक्सपीरियंस आप रखते हो तो हम मानेंगे कि आप एंजल इन्वेस्टर हो। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, अगर एंजल इन्वेस्टर, ये जो एंजल इन्वेस्टर अगर आप कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो तो विथ नेटवर्थ ऑफ ₹10 करोड़, आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए बेटा, तो नेटवर्थ 10 करोड़ का होना चाहिए। नेटवर्थ की बात करिए, नेटवर्थ 10 करोड़ का होना चाहिए। फिर बोला है कि AIF एंड VCF जो रजिस्टर्ड अंडर रेलिवेंट रेगुलेशन दैट वुड बी, मतलब एंजल फंड का जो रेगुलेशन है, AIF का जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन 2012, या वेंचर कैपिटल फंड का जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन व्हाट याद नहीं आ रहा, 2000 है आई गेस,
तो आप अपनी पर्टिकुलर रेलेवेंट रेगुलेशन में रजिस्टर्ड हो तो भी हम मान लेंगे कि आप एंजल इन्वेस्टर हो। तो अभी हम एंजल इन्वेस्टर का मतलब समझ रहे थे कि एंजल इन्वेस्टर मतलब एंजल इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट करा किधर, एंजल फंड में, प्लस हैज़ टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है तो उसका नेट टेंजिबल एसेट्स कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 करोड़ का होना चाहिए, वो भी किसको छोड़ के, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल रेजिडेंस को छोड़ के, या और प्लस ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस हु हैज़ अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, या फिर एक्सपीरियंस एज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, या फिर सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशन विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो ये सेटिस्फाई कर लो, बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आपका मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए 10 करोड़ का, तभी आप एंजल इन्वेस्टर माने जाओगे। और या फिर आप AIF VCF रजिस्टर्ड हो रेलिवेंट रेगुलेशंस में, तभी भी आप एंजल इन्वेस्टर्स माने जाओगे। ओके, अभी ये जो एंजल इन्वेस्टर्स है, ये लोग ने एंजल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो कहना है इसे कि एंजल फंड एक एंजल फंड बन गया अभी प्रॉपर। तो एंजल फंड जो है शैल इन्वेस्ट इन वेयर, तो एंजल फंड में जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन वेयर, तो ये आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप ये इसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टार्टअप्स में कर सकते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट एंजल फंड, तो एंजल फंड में जो पैसे जमा है दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन वेयर, तो स्टार्टअप्स में कर सकते हो, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में कर सकते हो, विच कंप्लाइज विद द क्राइटेरिया एज बिलो, मतलब स्टार्टअप में कर रहे हो या वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में कर रहे हो जो कि फॉलोइंग क्राइटेरिया कंप्लाई करता है, तभी आप इसमें कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो आपको ऐसी स्टार्टअप ढूंढनी है, ऐसी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ढूंढनी है जो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया जो है वो कंप्लाई करता हो। पहला कि एज ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग या फिर स्टार्टअप एज पर DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, हैज़ टू बी 10 years। मतलब ये जो एंजल फंड इन्वेस्ट कर रहा है स्टार्टअप्स या फिर VCUs में, तो एज पर DPIIT उसका एज जो है वो 10 साल का होना चाहिए, तभी एंजल फंड कर सकता है। टर्नओवर लेस देन 25 करोड़ है, टर्नओवर जो है उसका लेस देन 25 करोड़ होना चाहिए। आई विल जस्ट चेक इट अप, वेट फॉर मी। सो बेसिकली इफ़ यू लुक एट इट, ये क्वेश्चन ही क्या है कि इन्वेस्टमेंट बाय एंजल फंड, कि एंजल फंड है, इन्वेस्टमेंट बाय एंजल फंड, जो एंजल फंड है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, तो जो एंजल फंड है वो इन्वेस्ट करेगा ऐसे स्टार्टअप्स में या फिर VCUs में जो कि फॉलोइंग क्राइटेरिया को कंप्लाई कर रहा है। तो एज पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आपका जो एज है, जो VCU या स्टार्टअप का जो एज है वो एज पर DPIIT वो 10 साल का होना चाहिए। टर्नओवर आपका लेस देन 25 करोड़ में होना चाहिए, लेस देन 25 करोड़ होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 25 करोड़ है तो ये एंजल फंड जो है वो इस VCU या स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करेगी। आपका देखो ये जो है ना, ये अर्ली स्टेज पे हो रहा है। अगर आप 10 करोड़, आप 25, आप 100 करोड़ का आप टर्नओवर लेके बैठे हो तो आप बड़ी कंपनी हो ना, ये छोटी कंपनी देख रहा है, ये छोटी कंपनी देख रहा है। एज मिनिमम, ये 10 ईयर मिनिमम या मैक्सिमम वो देखने दो। सो आई बिलीव दिस इज अप टिल 10 ईयर, ठीक है। टर्नओवर जो है वो लेस देन 25 करोड़ का होना चाहिए, तभी आप में जो एंजल फंड है वो इन्वेस्ट करेगा। नॉट प्रमोटेड, स्पॉन्सर्ड, रिलेटेड टू एन इंडस्ट्रियल ग्रुप, आप ना तो प्रमोटेड हो, ये जो SPV या फिर वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है ये प्रमोटेड या स्पॉन्सर्ड या रिलेटेड टू एन इंडस्ट्रियल ग्रुप नहीं है जिसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 300 करोड़ का। मतलब अगर आपको किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप ने प्रमोट किया है, स्पॉन्सर किया है, रिलेटेड टू आप